गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जो था वाटर एब्जॉर्प्शन, और उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस यानी जो विधियाँ या इसकी जो क्रियाविधि होती है हमने वो स्टडी की। अब है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप में ये एसेंट ऑफ सैप होता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ये सैप जो वर्ड होता है ना, ये सैप क्या होता है। तो सैप क्या है? सैप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन। किस चीज़ का विलयन है ये? मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो पानी से वो ऐसे ही सिर्फ चुन चुन के H2O एब्जॉर्ब नहीं करते, तो उस पानी में नमक मिला हुआ होता है और काफ़ी सारे मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं, राइट, जो पौधे को ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं, यानी जल से ही प्राप्त होते हैं, मृदा के द्वारा, राइट। तो सैप क्या है? सैप वाटर और मिनरल सॉल्ट्स का तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और एसेंट ऑफ सैप का क्या मतलब हुआ? एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है कि जैसे ये कोई प्लांट है, समझो ये कोई बेसिकली ट्री हो गया और यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो यहाँ नीचे से पानी का इस तरह से ऊपर की ओर मूवमेंट करके ऊपर वाले सारे पार्ट्स तक पहुँचना क्या कहलाता है? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, तो ऊपर कौन जा रहा है? सैप। और एसेंट क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाने की मूवमेंट। इसे हिंदी में हम रसारोहण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रसारोहण। तो इस रसारोहण में रस क्या हो गया? जल और खनिज लवणों का तनु विलयन, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लांट में, पौधे में या पेड़ में कौन सा भाग होता है जो पानी का यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। तो एसेंट ऑफ सैप कौन करवाएगा? जाइलम करवाएगा, तो बाय जाइलम। और जाइलम में मुख्यतः कौन करवाते हैं? ट्रैकिड्स और वेसल्स, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ठीक है। तो ये एसेंट ऑफ सैप करते हैं। अब हम तो हमेशा से बोल रहे हैं ना कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर पत्तियों को ले जाके दे देती है ना, हमने तो ये सुना ही है, पर इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इसे सिद्ध कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है, एक स्टेन होता है, स्टेन या अभिरंजक होता है। किस नाम का? सेफ्रेनिन नाम का। क्या नाम है? सेफ्रेनिन। ये अपने सबकी बायोलॉजी लैब में भी पाया जाता है, अपने लैब में भी है, राइट। तो सेफ्रेनिन का यूज़ हम कब करते हैं? किसी भी प्लांट टिश्यू को स्टेन करना हो तो, राइट। सेफ्रेनिन क्या करता है? जो भी टिश्यू लिग्निन युक्त होता है ना, वहाँ पर जाकर फिक्स हो जाता है, यानी ये लिग्निन के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेफ्रेनिन का जो कलर होता है वो अब उन सारे टिश्यूज़ में दिखाई देगा जहाँ पर लिग्निन पाया जाता है। सेफ्रेनिन कैसा होता है? लाइट रेड ऑरेंज कलर का स्टेन होता है। आप सभी ने देखा है, हमारी स्कूल में भी है, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, याद होगा आप सभी को। तो अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बाल्सम या इम्पेशंस स्पीशीज़ नाम का एक प्लांट है, इस प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसकी जो जड़ें हैं उसके आसपास सेफ्रेनिन युक्त पानी को डाल दिया गया, ठीक है। तो उसको सेफ्रेनिन वाला पानी दिया गया, ठीक है। अब सेफ्रेनिन की क्या क्वालिटी है? स्टेन्स ओनली लिग्निफाइड टिश्यू, और पौधे में लिग्निफाइड टिश्यू में कौन आता है? जाइलम आता है, तो यानी ये जाइलम को स्टेन करेगा, राइट। अब जाइलम को स्टेन करेगा तो जाइलम ऐसा तो है नहीं सिर्फ तने में है, पत्तियों में भी है ना, पत्तियों की शिराओं में भी तो जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, राइट। जैसे अगर ये कोई लीफ है तो इसकी ये जो मध्य शिरा है यहाँ पर भी तो जाइलम फ्लोएम होगा, तो मतलब पानी को यहाँ तक आना चाहिए। तो ये सेफ्रेनिन वाला पानी डालने के लगभग 2-2.5 घंटे तक वेट किया गया, ठीक है। और उसके बाद देखा गया कि ये जो पत्तियाँ हैं प्लांट की ऊपर, उसमें जो ये मध्य शिरा और बाकी सारी शिराएं हैं
ये और यहाँ से जो और शिराएं निकलती हैं, इनमें रेड कलर का स्टेन पाया गया, यानी ये भी अभिरंजित हो गई। जिससे क्या पता चला, अब हमने पत्ती के ऊपर तो छिड़का नहीं था सेफ्रेनिन, राइट, हमने तो जड़ों में डाला था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जड़ों के आसपास जो पानी है, पौधा वो पानी अवशोषित करता है और ऊपर पौधे के अन्य भागों को पहुंचाता है, राइट। अब सिर्फ पानी पहुंचाता तो कलर नहीं जाता, राइट। तो इसीलिए पौधा क्या करता है, पानी और उसके साथ में मिले हुए सभी तत्वों को अवशोषित करता है। तो इसीलिए सैप में क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल सॉल्ट, यानी भूमि में जल में जो भी चीज़ें घुली हुई हैं वो उसके साथ में पौधा क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका प्रूफ हो गया कि रस का रोहण होता है, ना कि सिर्फ जल का, कि सिर्फ जल नहीं बल्कि रस का रोहण होता है। पूरा रस जो पौधा एब्जॉर्ब करता है वो पूरे का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात थी, है ना। अब इसके बाद क्या है कि इसके मैकेनिज्म्स, अब रसारोहण की क्या है, जैसे पीछे भी हमने देखा कि एक विधि नहीं थी, है ना। तो इसे समझने के लिए कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्रिया विधि क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया और उन सभी मतों के अनुसार जो लास्ट वाली थ्योरी है ना, फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये सबसे उपयुक्त मानी गई। पर बाकी भी दी गई है तो हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहली थ्योरी कौन सी इसमें, वाइटल फोर्स थ्योरी, सेकेंड है रूट प्रेशर थ्योरी और लास्ट है फिजिकल फोर्स थ्योरी। हिंदी में मैं कहूँ तो वाइटल फोर्स को हम क्या कहते हैं, जैव बल सिद्धांत, फिर क्या है रूट प्रेशर यानी मूल दाब सिद्धांत, फिर है फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल का सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी या क्या है हिंदी में नाम, जैव बल सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, बेसिकली इसमें ये कहा गया कि रसारोहण की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, जाइलम के आसपास और जाइलम में स्थित जीवित कोशिकाओं के वजह से। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ड्यू टू फोर्स डेवलप्ड बाय लिविंग सेल्स, यानी जीवित कोशिकाओं के द्वारा जो बल उत्पन्न हुआ उसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। वरना हमें टंकी में पानी चढ़ाना होता है तो मोटर का यूज़ करना पड़ता है ना, लेकिन पौधों में तो ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती। तो ऐसा कौन सा बल कहाँ से लग रहा है, तो उसको समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला कि आसपास जो जीवित कोशिकाएं होती है वो कोई बल लगा देती है जिसकी वजह से पौधे में पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। अब इसमें भी 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं और तीनों ने अपना अपना मत दिया। तो सबसे पहले कौन आया, गोल्ड लेविस्की नाम का एक साइंटिस्ट है। कौन, गोल्ड लेविस्की, गोल्ड लेविस्की, ये W है, गोल्ड लेविस्की, ठीक है। सन क्या था, 1884। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पौधे में पानी रिले पंप थ्योरी के आधार पे चलता है। रिले पंप क्या होता है, रिले वाली रेस खेली है सबने। रिले वाली रेस क्या होती है कि यहाँ पे देखो, एक कंटेस्टेंट यहाँ पे, इसके हाथ में कोई स्टिक दी हुई है, फिर ये इतना दौड़ेगा, यहाँ पे दूसरा, इसने वो स्टिक या वो डंडा दूसरे को दे दिया, फिर इसने इतना दौड़ा, फिर इधर तीसरा बंदा खड़ा है, उसने उसको वो स्टिक दे दी और इस तीसरे बंदे ने रेस को पार कर दिया। इसे हम कहते हैं रिले, ये गेम रिले होता है। आपने देखा होगा कौन सी तो चॉकलेट का ऐड भी आता है, शायद पर्क का ऐड आता है, मुझे याद नहीं है कौन सी तो चॉकलेट का ऐड आता है। उसमें क्या होता है, एक पार्टनर के पास में स्टिक होता है, वो दौड़ता है, दूसरे पार्टनर को जाके आगे स्टिक दे देता है और वो फिर अपने अगले वाले को देता है और फिर लास्ट वाला रेस कंप्लीट करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि कोशिकाएं जो होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। एक कोशिका ने पानी पकड़ा, उसने थोड़ी सी मेहनत की, फिर आगे वाली कोशिका को दी, फिर उसने आगे वाली कोशिका को दी, ऐसे करके रिले पंप, ये एक पंप सा बन जाता है और फिर इसके थ्रू पानी ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो इसमें इन्होंने कौन सी सेल्स भाग लेती है ऐसा कहा, इन्होंने क्या बोला कि जाइलम में जो पेरेन्काइमा है यानी जो विभजोतक कोशिकाएं हैं जाइलम में वो, और मेडुलरी रेस या मज्जा किरणें जो हैं उनमें जो कोशिकाएं उपस्थित होती है, क्योंकि जाइलम में खुद तो क्या है, मृत कोशिकाएं होती है, राइट।
लेकिन इसके पास में जो जीवित कोशिकाएं कौन सी, एक तो जाइलम पेरेन्काइमा और उसके ठीक पास में मज्जा किरणें जो उपस्थित होती है, उन सेल्स में जो एक के बाद एक कंटिन्यूस ओपी क्या था अपना, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर या हिंदी में मैं कहूँ तो परासरण दाब। तो आपस में जब दो कोशिकाओं के बीच में परासरण दाब में चेंज आता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक कोशिका का पानी दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलती है। कौन सी कोशिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और मेडुलरी रेस, जाइलम विभजोतक और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाएं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, कौन, सर एस जे बोस। कौन, सर एस जे बोस। कौन से सन में आए, 1923। इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दी। पल्सेशन, पल्स अपन देखते हैं ना अपने हाथ में, रगों पर अपन उंगलियां रखते तो अपन को पल्स फील होती है, राइट। वो क्या होता है, अपन क्लियरली ब्लड के मूवमेंट को सेंस कर पाते हैं, राइट। तो वो पल्सेशन मूवमेंट होता है ना। तो उस पल्सेशन मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, इन्होंने बोला कि ऐसा ही पल्सेशन मूवमेंट पौधों में पाया जाता है। उसके आधार पर इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दे दी। अब इन्होंने क्या बोला कि पौधे में कौन सी कोशिकाएं ये पल्सेशन थ्योरी का काम करेंगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक रूट का कट है, ठीक है। सबसे अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, तो ये बाहर की ओर क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स आता है, ये कॉर्टेक्स हो गया। फिर यहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाती है ना। तो ये कॉर्टेक्स है इतना पूरा भाग, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या है, वल्कुट या कॉर्टेक्स। अब क्योंकि इतना चौड़ा भाग है तो इसकी सबसे आंतरिक स्तर, इसका सबसे अंदर वाला लेयर, और इसके ठीक पीछे क्या है, एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा है ना। यहाँ पे क्या है, एंडोडर्मिस है, और फिर अंदर के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अंदर की तरफ P लिख देती हूँ और बाहर की तरफ X लिख देती हूँ जाइलम के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो वल्कुट की ये जो ग्रीन कलर वाली सबसे अंदर वाली लेयर है और एंडोडर्मिस के बीच में क्या होता है, रिदमिक पल्सेशन होता है। रिदम अपने को पता है ना, कोई भी गाना होता है उसकी रिदम होती है, एक ट्यून आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, है ना, एकदम ट्यून में काम करते हैं सारे। ठीक वैसे ही ट्यूनिंग इनके बीच में होगी। किसके बीच में, वल्कुट की सबसे अंदर वाली लेयर और एंडोडर्मिस के बीच में, क्योंकि एंडोडर्मिस तो एक स्तरीय परत होती है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिदमिक पल्सेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ पानी पहुंच जाता है, रस पहुंच जाता है, राइट, रसारोहण, सैप पहुंच जाता है। तो पल्सेशन कैसे होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कंटिन्यूसली टोन में मूवमेंट चलेगा। तो इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट या ये वाली बात कौन से पौधे को देखकर बताई, इन्होंने टेलीग्राफ प्लांट नाम का एक पौधा है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस। क्या नाम है, डेस्मोडियम गायरेंस। इसे सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, टेलीग्राफ प्लांट। क्या कहते हैं, टेलीग्राफ प्लांट। इस पर देख के इन्होंने अपना ये मत दिया। इसके बाद लास्ट में साइंटिस्ट आए स्ट्रासबर्गर। कौन है, स्ट्रासबर्गर। सन क्या है, 1891। 1891। स्ट्रासबर्गर ने क्या बोला कि जीवित कोशिकाएं जो होती है वो खुद तो मदद नहीं करती, क्योंकि अपने को पता है जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है सारा पानी। तो जाइलम में सबसे ज़्यादा कौन करता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो जीवित कोशिकाएं तो काम नहीं करती, हमें ये पता है, पर तब तो साइंटिस्ट खोज रहे थे इस बात को। तो इन्होंने अपने अपने मत दिए। इसके बाद स्ट्रासबर्गर ने क्या बोला, इसने थोड़ी सी ठीक बात बोली। तो अभी तक तो ये लोग जो बोल रहे थे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमें पता है, राइट। स्ट्रासबर्गर ने थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट दिया। इसने क्या बोला कि जीवित कोशिकाएं होती है वो खुद तो मदद नहीं करती, पर उनका उपस्थित होना, उनका प्रेजेंट होना क्या देता है, एक अच्छा वातावरण, यानी एक अनुकूल वातावरण बनाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई स्पीच देने के लिए खड़े हो, ऑडियंस बहुत सारी बैठी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है,
पर अगर आपके सामने आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं तो उनकी प्रेजेंस से ही आप में कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है और आप पूरी स्पीच अच्छे से दे देते हो, राइट। तो उनकी प्रेजेंस, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स की उपस्थिति ने ही वो काम कर दिया। तो इसने भी ठीक यही बात बोली कि जीवित कोशिकाएं खुद तो कोई काम नहीं कर रही, पर उनका उपस्थित होना ही ज़रूरी है। किसके लिए? रसारोहण के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बाकी के 2 थ्योरी, ठीक है। तो इससे पहले हमने पहली थ्योरी देखी जिसमें क्या पार्ट कर रहे थे, लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाएं भाग ले रही थी। किस में भाग ले रही थी? रसारोहण की प्रक्रिया में। पर उसके एंड में मैंने आपको एक बात कही थी कि ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस एक्चुअल में नहीं हो रही होती है, राइट। ये तो अनुमान था। तो उस अनुमान के आधार पर वो पहली थ्योरी दी गई। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी दी गई, जो दूसरा सिद्धांत दिया गया, वो था रूट प्रेशर थ्योरी। क्या? रूट प्रेशर थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी में क्या है। सबसे पहले रूट प्रेशर को समझे। वैसे तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे दोबारा आया तो अपन दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जाइलम हमें पता है, उसमें 4 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, राइट। यानी 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है जाइलम में, राइट। कौन कौन सी? पहली तो होती है ट्रैकिड्स, राइट, वाहिकाएं। फिर होती है वेसल्स जिसको हम वाहिनिकाएं कहते हैं, ठीक है। फिर होता है जाइलम फाइबर और फिर लास्ट होती है जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम की सभी चारों पार्ट्स में से जो पेरेन्काइमा होती है वो इकलौती ऐसी होती है जो जीवित कोशिका होती है, राइट, हमें पता है। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या करती है? अब जाइलम पेरेन्काइमा, अब पेरेन्काइमा सेल का एक गुण होता है, हमें पता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स या विभजोतक कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, उनका क्या गुण होता है कि उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो लचीली प्रकार की होती है ना। वो पानी को सरल रूप से अवशोषित कर लेती है ना। ये होता है इसका गुण। तो इस गुण के आधार पर ही रूट प्रेशर की गणना की जाती है। देखो कैसे, जब वाटर या सॉल्यूशन में कौन आएगा? ये सैप, एसेंट ऑफ सैप हो रहा है ना यहाँ पे। और सैप क्या था? मिनरल्स और वाटर का घोल, जिसमें सॉल्ट्स भी थे, मिनरल्स भी थे और पानी भी था, राइट। तो जब ये एंटर करता है पेरेन्काइमेटस सेल्स में, तो इसकी सेल वॉल क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, तो ये क्या होती है? थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर पानी घुस गया। तो अब कोशिका फूलेगी तो सेल वॉल को स्ट्रेच होना पड़ेगा ना। पर सेल वॉल स्ट्रेच हो गई किसकी वजह से? पानी आने की वजह से। पर सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो क्या करेगी? वो वापस अपना शेप मेंटेन करना चाहेगी, है ना, वापस ओरिजिनल शेप में आना चाहेगी। जैसे हम सिंपल करते हैं, कोई रबर स्ट्रेच करते हैं, राइट, तो रबर क्या करता है? उस पर हम हल्का सा भी प्रेशर कम कर देते हैं ना, तो वो रबर तुरंत अपनी पुरानी वाली पोजीशन में वापस आना चाहता है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। तो वो सेल वॉल क्या चाहेगी? वापस अपनी पुरानी शेप में आना चाहेगी। हम जैसे रबर पर फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए, पर रबर खुद की तरफ क्या फोर्स लगा रहा है? ताकि वो वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, इसलिए उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो सेल वॉल भी ठीक ऐसा ही करती है। पानी तो क्या कर रहा है? अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से वो खींच रही है ना, मोटी हो रही है। पर सेल वॉल क्या कर रही है? उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो पानी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और सेल वॉल अंदर की तरफ, ताकि वो शेप में मेंटेन रहे। अब इस खींचातानी की वजह से क्या होता है? सेल वॉल जो अंदर अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो प्रेशर लगाती है, उसकी वजह से सेल वॉल पर पूरी तरह से टेंशन क्रिएट हो जाता है, यानी तनाव की स्थिति आ जाती है, स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। तो क्या होता है? टेंशन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्राइज टू रिटेन शेप, क्योंकि ये क्या कोशिश करती है? वापस अपनी पुरानी स्थिति यानी अपनी पुराने शेप में आ जाए। तो वो जब आने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है? एक धनात्मक पॉजिटिव, ये प्लस का साइन दिख रहा है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। फिर अब इसका इससे क्या संबंध? ठीक है, तो रूट प्रेशर क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर पड़ेगा जाइलम की ट्रैकिड्स पर, क्योंकि पेरेन्काइमा सेल जीवित होती है, वो पानी को लेके फिर वेसल्स को ही देगी, है ना। ये क्या करेगी? पानी को लेके ट्रैकिड्स या वेसल्स को ही देगी, क्योंकि ये दोनों ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम ट्रैकिड्स ड्यू टू
सैप, सैप ही तो एंटर कर रहा था, तो पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है। अब ये तो थी समझने वाली बात। अब क्या होता है, हाँ एक और बात, इस रूट प्रेशर को मैनोमीटर में मापा जाता है। इसको मापने की इकाई क्या है, मैनोमीटर, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है यहाँ पर, मैनोमीटर। ठीक है, अब एक अलग बात आती है। अब प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स पर एनी टाइम हवा की तरफ से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। वातावरण में जो प्रेशर उपस्थित होता है उसको एटमॉस्फेयर में मापते हैं ना हम, ATM उसका मात्रक होता है, राइट, ATM में मापते हैं। तो 2 ATM ये मानक मान है। वातावरण में हर समय इतना प्रेशर मेंटेन रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, पर 2 ATM मानक मान है, इतना हम मान के चलते हैं, इतना। पर 2 ATM प्रेशर में इतना प्रेशर जब रूट प्रेशर से लगे, है ना, बाहर से भी प्रेशर लगे तब जाके रूट प्रेशर में थोड़ा बल आए, तो इतना प्रेशर जब हो तो पानी सिर्फ 20 मीटर की हाइट तक ही चढ़ सकता है। लेकिन हमें पता है जो वुडी प्लांट्स होते हैं या काष्ठीय जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ना, 20 मीटर से भी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, हम सब ने देखे। तो वहाँ तक पानी कैसा गया, उतनी लंबाई तक कैसा गया, इसीलिए जो रूट प्रेशर से पानी चढ़ने की जो प्रोसेस है ये क्या है, ये एक सीमित ऊंचाई तक ही संभव है, सीमित ऊंचाई तक ही संभव है। यानी अगर कोई काफ़ी लंबा प्लांट है तो उसको पूरी ऊंचाई तक पानी चढ़ाने के लिए लगभग कितना ATM प्रेशर चाहिए, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, है ना, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। इतना तो हम वातावरण में अगर इतना प्रेशर आ गया तो बाकी हवा तो क्या पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना, क्या तूफान की कंडीशन हो जाएगी, और उतने कंडीशन में तो पानी चढ़ना असंभव हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, सीमित है, कैसा है, लिमिटेड, सीमित है। ये रूट प्रेशर कैसा है, लिमिटेड या सीमित, ओके। अब ऐसा भी होता है कि रूट प्रेशर क्या होता है, सब प्लांट्स में नहीं लग पाता, क्योंकि रूट प्रेशर लगने की वजह क्या है, मेन पेरेन्काइमेटस सेल है ना, जाइलम की पेरेन्काइमा सेल है। लेकिन हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा तो पाई ही नहीं पाई जाती ना, क्या पाया जाता है वहाँ पर, सिर्फ वेसल्स पाए जाते हैं, वेसल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, राइट। तो क्योंकि वहाँ पर इनका अभाव होता है, यानी जाइलम की पूरी संरचना जो होती है, जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन चारों का अभाव होता है, उस वजह से जिम्नोस्पर्म्स में रूट प्रेशर लगता ही नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म भी पौधे और जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स भी लंबे लंबे होते हैं, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, सीमित। इसलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा है नो रूट प्रेशर इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये तो था अपना सेकेंड सिद्धांत, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मूल दाब सिद्धांत या रूट प्रेशर थ्योरी। इसके बाद हमारा लास्ट सिद्धांत और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, भौतिक बल सिद्धांत, या क्या कहते हैं हम इसे, फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्या कहेंगे, फिजिकल फोर्स थ्योरी, राइट। अब ये थ्योरी में क्या कहा गया है, इसमें सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पर सिर्फ बाह्य या भौतिक बल ही काम करेंगे, अंदर से जीवित कोशिका का कोई योगदान नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ भौतिक बल काम करेंगे और जीवित कोशिका का कोई योगदान नहीं होगा। तो क्या, ओनली फिजिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व, नो लिविंग सेल्स, ओनली फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व, नो लिविंग सेल्स, ठीक है। अब ऐसे तो इस सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए, यानी इसको जब शुरुआत में इसे बताया जा रहा था तब माना जाता था कि बहुत सारे प्रेशर मिलकर ये काम करते हैं। उन बहुत सारे प्रेशर में किन किन प्रेशर को शामिल किया गया था, वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैपिलैरिटी जिसे हम केशिकात्व भी कहते हैं। केशिकात्व का एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। क्या कह रही हूँ मैं, केशिकात्व, या इंग्लिश में इस टर्म को हम क्या कहते हैं,
कैपिलैरिटी। ठीक है, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। कपड़े हम सभी के पास है, सब पहनते हैं, राइट। कपड़े का, कोई भी कपड़े का, या समझो टॉवल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे धागे बने होते हैं ना। टॉवल थोड़ा मोटा मटेरियल होता है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे धागे का बना होता है। उसका अगर हम एक कॉर्नर पानी में डुबाते हैं तो अपने आप पानी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है ना। आप भिगोगे तो इतना सा कॉर्नर, जैसे ये टॉवल है, आपने यहाँ से इसको इतना भिगो दिया, लेकिन पानी इतनी जगह तक उसे भिगा देता है या गीला कर देता है ना। तो ये जो मूवमेंट हुआ पानी का इतनी दूरी तक आना, वो किसकी वजह से संभव हुआ? धागे के जो रेशे होते हैं ना, फाइबर्स, वो कितने पतले होते हैं। उस पतली स्ट्रक्चर को या उस पतली संरचना को ही हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, या क्या कहते हैं? कैपिलरी। और इसकी मदद से ही वो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। तो इसके पानी के इस गुण को या इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी या केशिकात्व। तो ये एक माना गया था, और एक प्रक्रिया क्या मानी गई थी? एंडोओस्मोसिस या अंतःपरासरण। अंतःपरासरण आपको याद था, किशमिश के एग्जाम्पल से हमने समझा था, राइट। किशमिश को पानी में रख देते हैं तो वो फूल जाती है ना। तो एंडोओस्मोसिस, ये 3 फोर्सेस काम करते हैं, ऐसा माना गया। फिर इसके बाद में 2 एकदम मतलब अच्छे वाले साइंटिस्ट आए। सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब इन्होंने जो बात कही वो सही साबित हुई, इसीलिए मैं कह रही हूँ अच्छे वाले साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या है? डिक्सन और जॉली। क्या नाम है? डिक्सन और जॉली। सन क्या है? 1894। इन्होंने क्या बोला कि जल है ना, जल, वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं ना। कोई भी चीज़ होती है एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, तो पानी पानी के साथ रहेगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे हम पानी के अंदर अगर पानी के अंदर अगर तेल डाल दे थोड़ा सा, तो तेल अलग अलग तैरता है और पानी अपनी जगह रहता है, राइट। तो पानी के कण क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में H2O का एक कण इसके दूसरे कण पे एक प्रेशर लगा रहा होता है। ऐसे नहीं, ऐसे ही समझते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो एक H2O दूसरे H2O को अपने पास ला रहा होता है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, ये क्या करता है? एक दूसरे को अपने पास खींचता रहता है। तो ये इसको अपने पास खींचेगा, ये इसको अपने पास खींचेगा, ऐसे करके एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? सहसंजन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सहसंजन, या इंग्लिश में कहते हैं कोहेसन। क्या कहते हैं? कोहेसन। तो ये एक साथ रहने के गुण या एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल में काम आता है। और ये जो इस समय जो फोर्स या बल लगता है, उसे हम कहते हैं कोहेसन फोर्स ऑफ वाटर। एक तो ये, और दूसरा ट्रांसपिरेशनल पुल, या इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। ये क्या होता है? वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना। इसको मैंने इस नाम से नहीं समझाया था, शायद इसी नाम से समझाया था, पर चलो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस प्रोसेस को भी। क्या होता है ये? जैसे एक प्लांट है, ओके, ये कोई पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये यहाँ पर पौधा है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई, ये टॉप पर लगी हुई पत्ती से हम काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या होता है? H2O वाष्प के रूप में निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कमी आ जाती है। तो ये अपने पास वाले से मांगती है, फिर वो अपने पास वाले से मांगता है। याद आ गई ना स्टोरी? ऐसे ही तो वही चीज़ है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कमी आ जाएगी तो पास वाले से मांगेगा, फिर इसने दे दिया तो इसके पास भी पानी की कमी आ गई, फिर इसने अपने पास वाले को दे दिया। ऐसे करके ये पत्ती में सारी संरचना एक दूसरे से मांगते मांगते तने तक आ जाती है।
फिर तना भी ऐसे इसको देने के चक्कर में फिर मुख्य तने तक आ जाता है, और फिर मुख्य तना भी नीचे तक आते हैं, क्योंकि मुख्य तने से तो सारी पत्तियां मांग रही है ना, ऐसा तो है नहीं जो ऊपर वाली पत्ती है सिर्फ वहीं पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये बाकी सारी पत्तियों में भी तो वही एक्टिविटी हो रही है, ये भी इससे ऐसे ही करेगी, सेम प्रोसेस। तो ऐसे करके ये बात रूट तक पहुंच जाती है और रूट से पानी मांगता है, और फिर रूट के अंतिम छोर पे भी कमी आ जाती है, फिर ये बाहर प्रेजेंट पानी को अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लगातार एक स्तंभ सा बना रहता है ना, लगातार पानी का एक स्तंभ सा बन गया ना, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रही है प्रोसेस, रुकी तो है नहीं, राइट, लगातार करते हुए क्या बन गया, एक स्तंभ सा बन गया। तो इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल या वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। तो जल के अवशोषण के लिए जॉली और डिक्सन ने क्या बोला कि यही दोनों काम करते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल लगेगा जिसके वजह से जल का एक अटूट स्तंभ बन जाएगा, अटूट स्तंभ, क्योंकि कहीं पे भी नहीं टूटा है ना, ये पानी की लगातार मांग होती जा रही है और ये लगातार खींचता जा रहा है, तो एक अटूट स्तंभ बनेगा। और क्योंकि जल के अणुओं में ये गुण होता है सहसंजन का, तो ये स्तंभ तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि जल के कण एक दूसरे से दूर ही नहीं जाएंगे, राइट। तो ये दोनों की वजह से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो ये दोनों मिल गए, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एनर्जी खर्च हुई नहीं ना, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, पैसिव या निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब इसके रिलेशन में ये कुछ 5 पॉइंट्स है, इन्हें हम देखते हैं। बातें यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, बस अलग अलग पॉइंट में मेंशन की गई है। ये होता है लिखने का तरीका या बात को इफेक्टिवली समझाने का तरीका, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, रूट टू लीव्स, यानी जड़ से लेके पौधे के अंतिम छोर यानी तने से गुजरते हुए लास्ट छोर क्या हो गया, पत्ती हो गया। तो जड़ से लेके पत्ती तक एक एटूट कॉलम या अनब्रेकेबल कॉलम या एटूट स्तंभ बना होता है जल का। इस स्तंभ को या इस स्तंभ के बने रहने को क्या कहते हैं हम, जल स्थैतिक प्रणाली या वाटर स्टैटिक सिस्टम। क्या कहते हैं, जल स्थैतिक प्रणाली या वाटर स्टैटिक सिस्टम। ओके, ये बस ये जो स्तंभ बना है ना, इसका नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, वाटर पुल मेंटेन रहता है, कहाँ से, वेन से कॉलम तक। वेन से कॉलम मतलब ये जो शिराएं होती है ना पत्तियों की, तो उन शिराओं को इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। तो इन वेन से लेके ये जो कॉलम बना है वहाँ तक पानी का खिंचाव मेंटेन रहता है, राइट। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, कोहेशन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर या जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल लगा रहता है, जिसका मान 45 से लेके 207 ATM तक होता है, जिसकी वजह से ये कॉलम क्या होता है, कभी टूटता नहीं है। तो कॉलम के न टूटने का कारण क्या है, जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल, जिसका मान कितना है, 45 से 207 ATM के मध्य तक, यानी इतना वेरी हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट है वाटर पुल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। एक तो पानी का खिंचाव ट्रांसपिरेशन के कारण, और साथ साथ में कोहेशन फोर्स हो गया, सहसंजन बल हो गया पानी के कणुओं के बीच में। ये दोनों प्रोसेस मिला दे तो दोनों मिलकर भी कैसी होती है, पैसिव या निष्क्रिय प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पर कोई एनर्जी यूज नहीं, और ये प्रोसेस कितने इफेक्टिवली हो रही है ना, एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ रही और पानी का एब्जॉर्प्शन भी होता जा रहा है। तो ये दोनों मिलके कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। फिर इतनी बातें तो इन्होंने बोल दी, अब इसका प्रूफ क्या है कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात क्या बोली कि ट्रांसपिरेशन की दर रसारोहण के दर के बराबर होती है, यानी जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा उतना अधिक रसारोहण होगा, और जितना कम वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही कम रसारोहण होगा, यानी जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप।
समझ रहे हो, यहाँ से जितना ज़्यादा पानी बाहर जाएगा जड़ उतना ही ज़्यादा खींचेगी, तो जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा ही रसारोहण, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा ही एसेंट ऑफ सैप। दूसरी बात क्या होती है, ये तो आप सबने भी नोटिस किया होगा कि दिन के समय पौधे की पत्तियां कैसी होती है, एकदम चौड़े में पूरी फैली हुई होती है, राइट। पर जैसे ही शाम हो जाती है या रात होती है तो पत्तियां क्या होती है, थोड़ी सी मुरझा जाती है, या जिन पौधों की पत्तियां ऐसे दो भागों में होती है वो बंद हो जाती है, राइट। तो दिन के समय ऐसी स्ट्रेच पोजीशन में रहना वो क्या दिखा रहा है कि अंदर कोशिकाओं के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, यानी ट्रांसपिरेशन पुल की एक्टिविटी लगातार चल रही है, जिसकी वजह से पौधा कैसा है, तना हुआ या स्ट्रेच्ड है। लेकिन रात्रि के समय ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से पौधा हल्का सा मुरझा जाता है। तो ये जो लास्ट थ्योरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी, इस प्रकार ये सबसे मान्य थ्योरी है, या मैं कहूँ सर्वमान्य थ्योरी है। काफ़ी सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, इसको हमें लगातार रिवाइज करते रहना है। काफ़ी इजी बातें थी, तो इसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि इस चैप्टर पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थैंक यू।